व्याख्यानमाला के दौरान ये बात हुई जब यशवंत जी आए थे, हम सब बैठे थे और उन्होंने कहा कि महिला जो आरक्षण है उनका विषय था उस दिन। तो जब हम बात कर रहे थे तो किसी ने कहा कि महिला आरक्षण होता तो है राजनीति में, पर जो एक्चुअल वर्कर होती हैं उनको कुछ नहीं मिलता। और वही बात जो हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई महिला तो सशक्त हो रही है ना, आप उसको मौका तो मिलने दो। एक बार किसी और के कहने पे अंगूठा लगाएगी, दूसरी बार उसको समझ में आने लगेगा, तीसरी बार या उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो इस तरह से बड़ी करेगी कि उसको बना के बताएगी। आप हमारे पास तो लिविंग एग्जांपल है कि जब हमने संवैधानिक तौर पर हमने लोकल बॉडीज़ में, हमने पंचायती राज सिस्टम में 30-33% की व्यवस्था पहले ही कर रखी है। और आज बहुत सारे राज्य हैं, फिगर नहीं याद है मुझे, राजस्थान सहित बिहार सहित बहुत सारे राज्य हैं जिसमें 50% आरक्षण है पंचायतों में। तो 50% जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो महिलाएं आ ही चुकी हैं पूरे सिस्टम। तो जब महिला जब जनप्रतिनिधि बनती है, आप कितना भी उसको पोर्ट्रे कर लीजिए, और ये अरे घूंघट पहन के अगर वो बैठ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? आप ऐसे कह सकते हैं कि सदियों की जो परंपरा एक दिन हटा के, घूंघट हटा के बैठ जाएगी वो? आपके घर में बदलाव करके दिखाइए कि कोई एक परंपरा 20 साल से, 30 साल से, 50 साल से चलती आ रही हो और एक चुटकी बजाती चेंज होता है। ऐसा हो बदलाव तरीके से नहीं, और किसी नीति ने जिस दिन वो तय करे, आप कौन तय करने वाले कि तू घूंघट पहन कि नहीं पहन, तू सूट पहन के घाघरा पहन, आप कौन तय करने? हमने कभी कहा आपको कि आप धोती पहनो, ये पैंट नहीं पहनो? हमने कहा अरे भाई, घूंघट उसकी पहचान का हिस्सा अगर वो मानती है तो उसका जब सोच बदलेगा कि नहीं, आड़े आ रहा है, अखर रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, नहीं पहनेगी। नहीं, और कोई नीति उसको अगर उस जगह बैठने का मौका दे रही है जहां वो नीति बनाने का हिस्सा हो सकती है, तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घूंघट पहन के बैठे या कैसे बैठे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करे। उसको आप सीट देके, क्योंकि महिला सीट है तो लड़ाना महिला को पड़ेगा, लेकिन उस सीट के बदले उसका पति काम कर रहा है, ये भी हकीकत है। बिल्कुल। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई सरकार की मीटिंग होती है तो वो चाहे आप एक्टिव कितना हो ना हो, आपको मीटिंग में तो उस महिला को ही जाना पड़े। तो वो जो ये दूसरे लेवल का 5 बार गई, 6 बार गई, तो बदलेगी तो सही। और उसको देख के कितने नई बच्चियां जो हैं वो चुनाव में आ रही हैं। नहीं, वो खुद बदलेगी, वो खुद भी बदलेगी। बदला है, हम आंखों से देख रहे हैं। देखिए, वो बात यही है कि इंसान अगर अच्छा है, वो महिला हो या पुरुष हो, बेसिकली हमें मेहनत करनी है कि इंसान अच्छा हो, नीयत अच्छी हो, उसके संस्कार अच्छे हो, तो वो महिला और पुरुष से में इतना वो नहीं है। बात ये है कि हाँ, जेंडर की एक बराबरी हमें दिखनी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी जीवन ही वो भोगा होता है, इसलिए। और माँ होने के नाते वो जो बायोलॉजिकली भी जो उसको एक सहूलियत मिली है, उसके नाते उसकी संवेदना हम अपेक्षा करते हैं कि ज़्यादा ही। तो हम इसको जेंडर सशक्तिकरण कह सकते हैं, जेंडर स्ट्रेंथनिंग, रादर देन हम किसी एक जेंडर की बात करें। जैसे हम कहते हैं कि महिला और पुरुष 2 ही कास्ट हैं पूरी दुनिया में और दोनों से ही दुनिया चलती है, तो हम जेंडर स्ट्रेंथनिंग की बात करें और किसी एक जेंडर की बात ही ना करें। बिल्कुल, सभी सेंसिटिविटी है। इंसानियत तो हो, आप इंसानियत होगी, ईमानदारी होगी, तो वो तो सब में ही होने की, जब अकेली वो भी हो जाएगी तो भी संघर्ष है ना। फिर जेंडर का मसला ये है कि हाँ, महिलाओं की मौजूदगी, क्योंकि आधी आबादी, हम कहते हैं कि आधी आबादी, मैंने एक प्रयोग शुरू किया था, उसका नाम मैंने यही रखा था, आधी आबादी पूरी बात। तो मैं ये कहती हूँ, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, मुझे कई बार बुलाया जाता है कई मंचों पर। तो ये पहले तो आधी आबादी और पूरी बात, ये क्या मुहिम थी? इनिशिएटिव था हमारा, 4-5 साल पहले शुरू किया था हमने, और मीरा के नाम से एक हमने प्रकल्प शुरू किया कि इसमें, और मेरा उसमें थॉट बहुत क्लियर था कि जेंडर का मतलब केवल महिला मुद्दों की बात नहीं। मैं महिला हूँ तो क्या मैं विज्ञान की बात नहीं करूँगी? क्या मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं करूँगी? सारे मसले ही तो मेरे मसले। आपने कैसे, विमेन इश्यूज क्या होते हैं, कि विमेन इश्यूज क्या होते हैं? केवल मेरी बॉडी से रिलेटेड, हाँ, मेरे पीरियड्स आते हैं, नहीं, बट ये बायोलॉजी का हिस्सा है। यस, इसमें डिफरेंट क्या है? तो पीरियड्स का मसला मतलब पुरुष क्यों नहीं डिस्कस करेगा? बिल्कुल। तो मैं तो उस सेगमेंटेशन से मुझे एतराज है कि आपने ये सेगमेंटेशन कैसे कर रखा है, ये महिला मुद्दे, ये इसके मुद्दे। तो मेरा ये कहना है कि आधी आबादी जो है, जिसको आप आधी आबादी कह के कैटेगराइज कर रहे हो, मतलब महिलाएं, वो पूरी बात करेंगी ना।
मैं महिला हूँ तो मैं सबकी बात करूँ, मैं बच्चों की, पुरुषों की, पॉलिटिक्स की, मैं तो सबकी बात करूंगी। तो कई बार जब मुझे बुलाते कि सब महिला मुद्दों पे बोल, मैं कि मुझे क्यों बुलाना है, किसी और को बुलाओ, मुझे क्यों महिला मुद्दों पे बोलना। पर हाँ, अभियान जब हमने चलाए तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें बदलने के लिए आपको मुहिम के रूप में काम करना पड़ता है, नहीं तो 100 साल लगेंगे। वो जो आरक्षण की आप बात कह रही है, मैं उसके फेवर में हूँ या ना हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि जो काम अभी होना है, अगर वो अभी नहीं किया तो वो 100 साल लगेंगे उसको पैरिटी आने। तो वो आरक्षण की, और रवांडा जैसा बहुत सारे देश हैं दुनिया भर के, यूएन में अभी आप देखिए कि जितने भी ऑफिशियल पोजीशंस हैं वो 50-50 की पैरिटी उन्होंने अचीव कर ली है। क्योंकि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन गोल्स में भी जो जेंडर का गोल है, वो आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये कि जेंडर का गोल वो कहते हैं कि तब अचीव होगा जो बाकी के 17 गोल्स हैं ना, वो 17 गोल में वो हर जगह उसका रोल है जेंडर के, तो वो सब अचीव होंगे, तब वो अचीव होगा जब जेंडर का गोल उसमें शामिल रहेगा। मतलब पानी की बात करेंगे तो पानी की लीडरशिप में महिलाएं रहनी चाहिए ना, है ना। बिल्कुल। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप असंगठित क्षेत्र की बात करेंगे, आज केवल 30% महिलाएं भारत में लेबर फोर्स में है, वर्क फोर्स में। तो वो जो 30% और 70% का जो गैप है, उससे क्या है, जब आप कमाती नहीं है, जब आपको ये एहसास कराया जाता है कि नहीं कमाना ही इम्पोर्टेंट है। अब कमाना क्या मतलब, अगर आप घर संभाल रही हैं तो वो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है महिला की, आप उसको क्या है डेनिग्रेट करते हैं। हाँ, और क्योंकि आपको लगता है नहीं कमाने वाली महिला ही प्रोग्रेसिव है, नहीं, गलत है। आप उसको नहीं कह सकते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे यहाँ जो परिवार नामक संगठन है वो इतना मजबूत संगठन है, हमारे देश का जो बेस है वो वही है। यदि परिवार में आपसी सामंजस्य ये तय है कि एक व्यक्ति कमा रहा है और एक पीछे से घर संभाल रहा है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक महिला जो अपने पूरे परिवार के लिए अपने को कहीं कोने में रख देती है और उनके लिए पूरा जिंदगी देती है, उसको आप कम कैसे समझ, उससे समझदार कौन है, उससे बड़ा कौन है। और उस पूरी जो आप फैमिली इकोनॉमी की बात करते हो, एक व्यक्ति अगर कमा के ला रहा है और दूसरा व्यक्ति उसका व्यवस्थापन कर रहा है, प्रबंधन कर रहा है, तो ये तो बराबरी की जिम्मेदारी हुई ना, बराबरी की जिम्मेदारी। बिल्कुल, ये आप कैसे कर सकते हैं कि आपने ऐसे एक्चुअली क्या है, हमने सारे मॉडल्स वो अपना लिए जो हमारे मॉडल्स नहीं थे। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो आप क्या हर चीज का गणित लगाने लगे। आप गणित लगाते हैं तो आप देखिए यूएन की रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती हैं, आप कहते हैं इतने घंटे इतना काम करती हैं तो इतना इनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में होना चाहिए, तो वो वर्क फोर्स में जब तक कि नौकरी में ना आएंगी। तो आपने क्या किया, एक दूसरे नजरिए से देखिए, तो आपने कमतरी का भाव उसमें पैदा कर, जो नौकरी नहीं कर रही है वो कम, ये भाव है लोगों में। नहीं, ये परिवारों में भी है, इसीलिए महिलाएं जो घर संभाल के खुश होती थी वो इसीलिए बाहर निकल के अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हैं, खुद का पैसा कमाना चाहती हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो नहीं कमा रही है उनकी स्थिति क्या है। हाँ, तो अब ये है कि ये समाज के मतलब एक तरह से ये फोर्सेस है जो ये काम कर रही हैं कि हम भी उस नज़रिए से देखने लगे हैं। मुझे लग रहा है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है घर से निकलना, समाज में सार्थक योगदान देना, ये ज़्यादा। और वो सार्थक योगदान सिर्फ अर्थ नहीं हो सकता, हम केवल कैलकुलेशन में नहीं, पैसों धन से नहीं जोड़ सकते। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जहाँ हिसाब किताब नहीं होता, और वो मानविकता की बात है, वो प्रेम की बात है। क्योंकि हमारे अपने जो क्या कहें संस्कारों के जो मूल हैं वो यही है। हम कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जब हम इतनी बड़ी बात कहते हैं तो एक जो सबसे छोटा संगठन है, क्योंकि परिवार मिलके समाज बनता है और समाज मिलके हमारा राष्ट्र बनता है, तो जो छोटा संगठन है उसके मैनेजमेंट में उस संगठन के जो 4 लोग 2 लोग हैं वो तय करें, और जो तय करें वो सिर आंखों पर। हाँ, उसमें क्या गलत है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सही और गलत की बात नहीं है कि मैं कमाऊं कि ना कमाऊं। हाँ। बात ये नहीं है, बात यह है कि आप किस में राजी, मुझे किस चीज की सार्थकता मेरी, कहाँ मुझे संतोष लगता है। वो जो चॉइसेस है ना, वो चॉइसेस आप उसको करने दो, आप उसको सहूलियत दो, आप उसको माहौल दो। आज बच्चियां खेलने जाती हैं, अभी कल ही मेरी माँ से बात हो रही थी, तो एक बच्ची है, बहुत छोटे से इलाके की है, तो कह रही थी कि उसका नेशनल में सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे पैर छू रही थी वो बच्ची, या मुझे नेशनल खेलने जाना है। हाँ, अब उन बच्चों में, वो गांव की लड़कियों में जो जिजीविषा है, अब मैं सोचती हूँ देखिए उनके माँ बाप कितने प्रोग्रेसिव होंगे कि वो बच्ची को गांव से दूर भेज के पीजी में रह रही है, वहाँ पढ़ रही है,
अपने खेल के नाते अपना करियर आगे तो उसको किसी ने टोका नहीं होगा कि क्या खेल कूद में पढ़ा है वही पढ़ाई कर, ये किसी ने नहीं टोका होगा ना। उसको हौसला ही दिया होगा उसके माता पिता ने। और वो बच्ची इतनी भावुक, तो आप जानती है कि बच्चियां तो भावुक ही होती है, उनको प्रेम प्यार मिल जाए बस उसमें राजी हो जाती है। तो वो बच्चियां आप देखिए कि नेशनल लेवल पर खेल रही हैं, जिन बच्चियों का जीवन संघर्ष में, हाँ, लेकिन जीवन में संघर्ष होने के बावजूद मैं कहती हूँ उनके माता पिता को मैं इतनी दुआएं देती हूँ कि उन्होंने उन बच्चों को कभी टोका नहीं होगा कि तेरी जो मर्जी है। तो एक तरफ वो धारा है हमारे देश में चल रही है कि जहाँ ये, और ये सच में ये एक मानिए कि बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में है। और जिन जिन जगहों पे नहीं हुआ है वहाँ से हम उन लोगों से ये निवेदन कर सकते हैं कि देह से ऊपर देखिए। हाँ, बच्ची को बिल्कुल। सिर्फ उसका वो बायोलॉजिकल स्टेटस जो है वो अलग है, आप individual एक की तरह इंडिविजुअल देखिए की तरह देखिए उसे। कि मेरा मन, मेरा किसने आप खेल के राजी हैं, मैं पढ़ के राजी हूँ। अब मेरी क्या बराबरी, मतलब हम क्या बराबरी करेंगे और मैं उसमें? घर में रह के व्यवस्था करके राजी हूँ, अगर वो बिल्कुल, उसमें भी उसमें तैयार राजी हैं है तो तो क्या उसमें क्या गलत है। दिक्कत है? तो एक जो आंकड़ा जो है अभी, एक सुखद आंकड़ा कह सकती हैं आप, कि जो सेक्स रेशो हमारा नेशनली अभी जो आया था कुछ टाइम पहले, तो वो जो सारे आंकड़े आए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, ये सब आया, उसमें अब सेक्स रेशो में गांव में, खासतौर से गांव का जो आंकड़ा है, गांव में महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो गई है पुरुषों से, है ना। तो आप देखिए इतने सालों की जो हम सबकी मेहनत हो गई, कहीं ना सब ने अपना अपना तो योगदान एक बहुत बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए जो आपने ये तो बताई मैं कह है। रही हूँ रूरल रेवोल्यूशन जो है ना वो हम हाँ, देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, गाँव में जो जाग है वो उनको, आप सच में आप जाइए और बात कीजिएगा। मैं तो इतना कॉन्वर्सेशन होता है, तो जब भी किसी माँ से, अनपढ़ होगी वो कहेगी बस बच्ची पढ़ लिख जाए, मेरी तो शादी नहीं करनी अभी मेरे को इसकी, अभी पढ़ लिख जाए फिर तो शादी होनी है, ये है। लेकिन उसको चिंता किस चीज़ की है? पढ़ाई की चिंता। उसको चिंता किस चीज़ की है? कि उसको शहर बुला लो, वहाँ कहीं हॉस्टल में रह लेगी, पढ़ लेगी, उसको दूर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके ख्वाब हैं छोटे छोटे से। वुमन एम्पावरमेंट शब्द का इस्तेमाल करना बंद करना चाहिए, शब्द हमें बेहतर ढूंढना सोसाइटी एम्पावरमेंट की बात करना चाहिए। एक्चुअली क्या है, अभी जो शब्द मुझे अच्छा लगता है उसका हिंदी अभी एकदम से नहीं मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी की बात करना चाहिए। इक्वालिटी की बात खत्म हो गई है, अब बात है इक्विटी की, कि अगर मुझे मेरी ज़रूरत सपोज ज़्यादा है किसी चीज़ की, तो मुझे ज़्यादा चाहिए। मैं अगर खिलाड़ी हूँ और मुझे अगर न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए तो चाहिए, तो मैं इक्वली कि इसको भी बराबर, इसको, ये वो समाजवाद से उससे नहीं चलेगा, वो बराबरी से नहीं चलेगा। जहाँ मेरी ज़रूरत जिसकी है जो जरूरत है उसकी पूर्ति उसको करनी वो पड़ेगी। मिलना चाहिए। तो वो बराबरी जो है वो अभी लैकिंग जो है, जो मुझे लगता है कमियां हैं, कि हम गांव में अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे। हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस अभी गांव में नहीं है। गांव में जो शिक्षा प्रणाली अभी भी मौजूद है उसमें गुणवत्ता नहीं है। तो इसीलिए जो स्किल लेबर हम तैयार भी कर पा रहे हैं, जो बच्चे शिक्षा से निकल रहे हैं, यूथ निकल रहा है, उनके लिए रोजगार के अवसर कम ही रहेंगे, क्योंकि वो इक्विटी नहीं। आपने कहा डिग्री तो हो गई सबके पास में, लेकिन वो डिग्री काम करने में भी तब्दील हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है इस दिशा में, चाहे स्किल इंडिया का मिशन हो, चाहे नई शिक्षा नीति आई हो, रोजगार के लिए जो प्रयास सरकारी स्तर पर हो रहे हैं वो तो है ही, लेकिन समाज के जो प्रयास हैं उनमें मुझे लग रहा है कि पढ़ा लिखा तबका जो अब अपना सब कुछ अचीव कर चुका। आप देखिए सब आने वाली सदी में एक चुनौती और बड़ी होने वाली है, एक बड़ी वर्कफोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है ना हम सबको रिडेंडेंट कर देगी, बहुत सारे प्रोफेशन खत्म हो जाने वाले हैं। और ख़ास तौर से जो बुजुर्ग और पढ़ी लिखी वाली पीढ़ी है उसको करेंगे क्या हम? उनके सामने भी चुनौती कि करें क्या हम? तो करें क्या? तो फिर वो मौज मस्ती और फिर मतलब जिस भी तरह से अपना समय काटने वाली बात है। जबकि हम उस वर्कफोर्स का जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा, तो एक डिविडेंड तो ये है कि हम दुनिया के सबसे यंग नेशन हैं। 30 से कम की उम्र की जो आबादी है वो 50% आबादी है। तो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है आज हमारे पास। तो एक तरफ हमारे पास जवान लोगों की फौज है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडस्ट्री देख रही है भारत में, कम कम पैसे में आपको अच्छा स्किल व्यक्ति मिल जाते हैं। दूसरी तरफ वो वर्क फोर्स है जो जिसके पास काम नहीं है, ज्ञान है, एजुकेशन है, अच्छी लाइफ है, लेकिन वो उस समय का क्या करे। वो एक मुझे लगता है कि जो टाइम बैंकिंग है ना, इसका कॉन्सेप्ट अब हमें वापस शुरू
तब बड़े स्तर पर ज़रूरत है कि हम उनके वक्त का सही उपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था हमारे पास में खड़ी हो। तो हम ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का भी फ़ायदा हम तभी ले पाएंगे, क्योंकि एक तरफ युवा लोग हैं और दूसरी तरफ बेकार पीढ़ी है। तो एक तरफ खराबी चल रही है, एक तरफ वो चल रही है, तो वो बैलेंस कैसे होगा। आप अगर नदी में हम कचरा फेंक रहे हैं, दूसरी तरफ आप साफ कर रहे हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों को जब तक कि हम आपस में बैठ के हम तय नहीं करेंगे कि भाई कचरा तो नहीं ही फेंकना है, तब हम सफाई करेंगे तो उसका नतीजा निकलने वाला है। तो अगर हम जेंडर के मसले में देखें तो भाई वर्क फोर्स में आएंगी, काम करेंगी, अपनी मर्जी का कुछ करेंगी, लेकिन उसके साथ इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यों सबसे बड़ा डर है, सुरक्षा तो मिले। हाँ, सुरक्षित तो हाँ आज बाहर निकलती हैं। अब जयपुर जैसे राजधानी जैसी जगह में आप देखिए, यूपी है, हरियाणा है, दिल्ली है, देश का कोई भी असम लीजिए, क्राइम का जो बढ़ोतरी हुई है वो बहुत खतरनाक है और क्राइम के तरीके बदल गए। और ये जो लड़के जिनका हम कहते हैं कि जो रेप कर लेते हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये भी हमारी परवरिश का ही मसला है। परवरिश में वो सब शामिल है, परिवार और समाज। बिल्कुल। मनीषा जी, एक चीज़ जो मुझे लगता है ना कि हमने एक बात सुनी इंदौर के बारे में कि सफाई का मिशन कैसे अचीव हुआ, कि अगर कार से भी कोई नीचे कचरा फेंक देता है तो लोग आके उसको टोक के जाते हैं। ये जो टोका टोकी है, तो यहाँ क्यों गया, किससे मिला, कौन आ रहा है, ये टोका टोकी की व्यवस्था खत्म कर दी हमने। अरे भाई बुरा मान जाएगा, मत कहो इसको। हाँ, और हमारे बच्चे को ऐसा क्यों कहा, जबकि ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि पहले तो अगर कोई अंकल भी होते थे या चाचा होते थे और वो भी कान पकड़ के वापस ले आते थे कि गलत जगह दिखा, इसको पकड़ के ले आओ। आज हमने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया कि मेरा बेटा कुछ कर रहा है, मुझे पता है तो मैं बताऊंगा ही नहीं, बजाय उसको ठीक करने के हम उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। ये हम गलती करते हैं, क्योंकि वो समाज में इंडिविजुअलिटी जो आ गई हमारी ना, तो हम वो जो साझेदारी वाली चीज़ अगर ख़त्म हो जाएगी, टोका टोकी ख़त्म, तो उसका एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है। कि पहले तो यह है कि कंस्ट्रक्टिव काम में वो लगे, उसके पास समय खाली क्यों है, क्योंकि आप उसको किसी तरह से एंगेज नहीं कर पाए।